पिछले एपिसोड में आपने देखा बैटगर्ल और नाइटविंग जैक के प्लान जीटीओ के लिए तैयार हो जाते हैं, पर बैटमैन इसके खिलाफ होता है। वहीं दूसरी तरफ हार्ली और मैड हैटर पॉइजन आइवी की मदद से वेन मैनर में घुस जाते हैं और एक सीक्रेट कमरे में जाने के बाद उन्हें फ्रीज और वेन्स के सीक्रेट टनल प्रोजेक्ट के बारे में पता चलता है और उस टनल में जाने के बाद उन्हें एक बहुत ही बड़ी मशीन मिलती है। अब आगे कहानी की शुरुआत होती है कमिश्नर गॉर्डन से, जो कहता है मुझे बताओ बैटमैन कौन है। सीधे सीधे उसकी आइडेंटिटी को रिवील कर दो, वरना मुझे तुम दोनों को अरेस्ट करना पड़ेगा। नाइटविंग कहता है ये हमारे समझौते के खिलाफ है। जिम बोलता है कि मैं भी ये नहीं करना चाहता, पर बैटमैन ने मेरे लिए और कोई रास्ता नहीं छोड़ा। उसके लापरवाही के कारण पूरा का पूरा ब्रिज तबाह हो गया, जिसकी वजह से कोई भी सुपर क्रिमिनल आराम से भाग सकता है। जैक बोलता है कि बैटमैन ने कानून को तोड़ा है, इसलिए उसे अरेस्ट करना ही पड़ेगा, जिसके बाद हम उसका मास्क निकाल कर पूरे सिटी को उसका असली चेहरा दिखाएंगे। तभी अचानक नाइटविंग कहता है उसे अरेस्ट करने में मैं मदद करूंगा, पर मेरी कंडीशन ये है कि उसका मास्क नहीं उतरना चाहिए। बैटगर्ल नाइटविंग पे चिल्लाती है कि क्या तुम होश में भी हो? बैटमैन ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है और उन सब के बावजूद तुम उसके साथ ऐसा करोगे? नाइटविंग कहता है गॉर्डन सही कह रहा है, बैटमैन ने खुद ही अपने लिए मुसीबत खड़ी की है। बैटगर्ल वहाँ से जाते हुए कहती है तुम सबको शर्म आनी चाहिए, कम से कम उसे एक मौका तो दो, आखिर उसने सालों तक गौतम की सुरक्षा की है। पर इन सब के बावजूद तुम इस बदले हुए जोकर के लिए उसके सभी अच्छे कामों को बुला दोगे। फाइन, मैं जा रही हूँ यहाँ से। वही जैक नाइटविंग से कहता है तुमने सही डिसीजन लिया है नाइटविंग। और तभी नाइटविंग जैक के मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारते हुए कहता है मैं यहाँ गौतम के लिए हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। इन सब के बाद सभी बैटमैन को पकड़ने का प्लान बनाना शुरू करते हैं। जिम कहता है कि जीटीओ की कार्स में दम है, पर बैटमोबाइल जितना नहीं। मोंटाया कहती है उसे रोकना आसान नहीं होगा, आखिर वो 4 पहियों पे चलने वाला एक आर्मर सुपर कंप्यूटर है। जिस पे ड्यूक बोलता है तब तो हम उसे ईएमपी की मदद से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। मोंटाया कहती है कि ये काम कर सकता है, पर इस बार हमें किसी दमदार चीज की जरूरत होगी, कुछ ऐसा जो बैटमोबाइल को टक्कर दे सके। पर हमें कुछ अलग चाहिए होगा, कुछ हटके, कुछ ओल्ड स्कूल टाइप। जैक कहता है कि क्या हमारे पास ऐसा कुछ है? नाइटविंग बोलता है नहीं, पर शायद मैं कुछ कर सकता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि नाइटविंग ओरिजिनल बैटमोबाइल को चुरा लाता है। वो जिम से कहता है कि तुम उसे रोकना और मैं उसे अपने जाल में फंसा लूंगा। जिस पे जिम कहता है सॉरी बच्चे, ड्राइविंग मैं करूंगा, अगर कोई बैटमैन को रोकने वाला है तो वो मैं हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिम अपने आंखों पे पट्टी बांधकर क्लासिक बैटमोबाइल में बैठा हुआ है, जो ऑटो पायलट पे बैटमैन के मॉडर्न बैटमोबाइल का पीछा कर रही होती है। पूरी टीम मिलकर बैटमैन को एक वेयर हाउस में डाइवर्ट करने में कामयाब हो जाती है। जिम पूछता है कि क्या टीम 2 रेडी है? वही ऑफिसर जवाब देता है टीम 2 रेडी है, लाइट्स ऑन होने वाली है, 3, 2, 1। और तभी वेयर हाउस पे चारों तरफ से लाइट्स ऑन हो जाती है, जिसके कारण बैटमैन कुछ देख नहीं पाता। लेकिन जिम की आंखों पे पट्टी बांधने के कारण वो इस लाइट से बच जाता है। जिम तुरंत अपने इंजन को बंद करता है और तभी वह एक ईएमपी बम रिलीज कर दिया जाता है, जिसके कारण हर तरफ अंधेरा छा जाता है। गॉर्डन आंखों से पट्टी निकालते हुए बताता है कि वो बैटमैन को देख सकता है और वो फुल स्पीड में अपने इंजन को स्टार्ट करके बैटमैन का पीछा करता है। वो कहता है मुझे माफ़ करना ओल्ड फ्रेंड, पर किसी ना किसी को तो तुम्हें रोकना ही पड़ेगा। जिम दोनों के बैटमोबाइल को क्रैश करवा देता है, जिसके कारण दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं। बैटमैन बाहर आके कहता है तुम जानते हो कि जोकर हमेशा से मुसीबत लेते आया है। जिम कहता है शायद तुम ठीक कह रहे हो, पर इस समय मेरी दिक्कत वो नहीं, मेरी दिक्कत तुम हो। बैटमैन छलांग लगा के वहाँ से भाग जाता है। वो एक गली में पहुँचता है जहाँ उसे जैक मिलता है। जैक कहता है तुमसे उभरना आसान नहीं था बैटमैन, अभी भी मेरे अंदर का फैन बॉय इस लम्बे को रोके रखना चाहता है। बैटमैन जैक का जबड़ा पकड़ लेता है और जैक कहता है ज़रा देखो मुझे बैटमैन, मैं निहत्था हूँ, क्यों ना तुम मुझे पीटना शुरू कर दो, बिल्कुल पुराने दिनों की तरह। बैटमैन अपने यूटिलिटी बेल्ट और केप को उतार कर जैक के मुंह पे एक ज़बरदस्त पंच मारता है। जैक बोलता है अब ये हुई ना बात। दोनों एक दूसरे को बुरी तरह पीटना शुरू कर देते हैं, लेकिन जैक यूटिलिटी बेल्ट को पकड़कर बैटमैन के गर्दन को निचोड़ने लगता है और थोड़ी देर में बैटमैन बेहोश हो जाता है। आर्कम में नाइटविंग कहता है प्लान में बैटमैन को पकड़ना लिखा था ताकि वो हमारे रास्ते में ना आए, ना कि उसे आर्कम में कैद करना। जिम बोलता है कि यहाँ पर गौतम के सबसे बेस्ट डॉक्टर्स हैं, यकीन करो यही उसके लिए सबसे सुरक्षित जगह है, और वैसे भी वो यहाँ सिर्फ तब तक रहेगा जब तक कि हम नियो जोकर को पकड़ ना ले।
तभी हम देखते हैं कि जैक बैटमैन को उठाए हुए आर्खम में ले आता है। वहाँ के ऑफिसर्स बैटमैन को संभालते हुए उसका मास्क निकालने की बात करते हैं, पर जैक चिल्लाता है कि नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे, उसकी आइडेंटिटी सीक्रेट ही रहेगी। तभी अचानक आसमान का रंग नीला पड़ जाता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में हमें पता चलता है कि रोशनी उसी बड़ी सी मशीन से आ रही थी जिसे नियो जोकर ने ढूंढा था, और नियो के इशारा देते ही मैड हैटर मशीन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे एक बीम निकलती है जो पूरे के पूरे गौतम सिटी को बर्फ के ढेर में जमा देती है। जीटीओ की टीम ये सब हेलीकॉप्टर से विटनेस कर रही होती है। हार्ली कहती है, ये मैंने क्या कर दिया। जिम बोलता है कि बिल्डिंग पे आइस से कुछ लिखा हुआ है। वो सब देखते हैं कि बिल्डिंग पे लिखा है सेंड जोकर। ये सब देखकर बैड गर्ल तुरंत विक्टर के पास जाकर चिल्लाती है कि क्या वो जायंट कैनन तुम्हारी है जिसकी वजह से पूरी की पूरी सिटी जम गई। विक्टर कहता है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुम वही असिस्टेंट हो जो उस दिन मिस्टर वेन की मदद करने आई थी। बैड गर्ल देखती है कि उसने अभी भी अपना कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। विक्टर कहता है कि मुझे पहले से ही पता है कि मिस्टर वेन कौन है, इसलिए तुम लोगों का सीक्रेट मेरे पास सेफ है। बैड गर्ल कहती है कि तुमने कैसे पता लगाया। विक्टर बोलता है, उस दिन जब वो यहाँ पहुँचा तो उसका बहुत सारा खून बह चुका था। वो ऑलरेडी बेहोश हो गया था और सिर्फ एक ट्रीटमेंट बेड होने के कारण उस बटलर ने अपने फ्री स्टेक के सपोर्ट सिस्टम को मिस्टर वेन पे शिफ्ट करने की जिद की। उस बटलर ने बिना किसी हेजिटेशन के मिस्टर वेन के लिए अपनी जान दे दी। उसकी आखिरी इच्छा थी कि मैं ब्रूस की ट्रू आइडेंटिटी कभी रिवील ना करूं। बैड गर्ल पूछती है कि तुम वेन्स की मदद क्यों करना चाहते हो। विक्टर कहता है कि मैं एक बच्चा था जब मैं पहली बार थॉमस वेन से मिला। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उन्होंने एलिस के साथ एक सीक्रेट प्रोग्राम पे काम किया जिसकी मदद से वो लोग नाजी के वैल्यूएबल एसेट्स हाई रैंकिंग प्रिजनर्स को यूटिलाइज कर सकेंगे, जैसे कि मेरे पिता बैरन वॉन फ्रीज को। थॉमस ने वॉर डिपार्टमेंट को कन्विंस किया था ताकि मेरे पिता फ्री स्टेक पे काम जारी रख सके, जो कि एलिस के लिए एक ईंट की तरह काम करेगी। वॉर डिपार्टमेंट इस चीज़ के लिए राज़ी हो गई, पर कंडीशन ये थी कि ये प्रोजेक्ट यूएस सॉइल पर नहीं बनेगा। बैड गर्ल कहती है, तो इस चीज़ के लिए वेन ने तुम्हारे लिए जर्मन एम्बेसी के नीचे पूरी की पूरी एक वेपन लैब बना दी। विक्टर कहता है कि वो एक मेडिकल लैब थी। थॉमस फ्री स्टेक के सिर्फ हीलिंग एबिलिटीज़ पे इंटरेस्टेड था, पर मेरे फादर का मानना था कि इसकी असली ताकत एक वेपन के तौर पर ही यूटिलाइज की जा सकती है। इसी कारण वॉर डिपार्टमेंट ने थॉमस को इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया, और इसलिए मैं अपने पिता से नफरत करता आया हूँ। और जिस हिसाब से उन्होंने मेरी बीवी के साथ बर्ताव किया, उन सब के बाद तो मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं कर सकता। उनकी इन्हीं हरकतों के कारण हम दोनों ने उन्हें छोड़ दिया। हम थॉमस वेन के पास चले गए ताकि मैं अपनी बीवी के लिए उसकी क्रायोजेनिक मेडिसिन बना सकूं। आगे फ्रीज बताता है कि थॉमस वेन उसके लिए उसके पिता जैसा था। उन्होंने हमारी शादी के भी खर्चे उठाए, पर इससे पहले कि वो हमारी वेडिंग अटेंड कर पाते उन्हें किसी ने मार डाला। बैड गर्ल पूछती है, तो क्या तुमने ये सब ब्रूस को बताया। विक्टर कहता है, हाँ, मैंने उसे बताया कि वेन्स हमेशा से फाइटर्स की फैमिली रही है जो उस चीज़ को करने के लिए अपना सब कुछ दाव पे लगा देंगे जो कि ज़रूरी है। अब फ्रिस कहता है कि तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल चुका है, तो अब हम दोनों को अकेला छोड़ दो, क्योंकि मेरी बीवी के पास अब समय ख़त्म हो चुका है। बैड गर्ल कहती है, तो क्या इन सबको रोकने में तुम मेरी मदद नहीं करोगे। विक्टर कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि वो कैनन मेरे फादर ने बनाया था, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए प्लीज़ हमें अकेला छोड़ दो। और बैड गर्ल वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि हार्ली जैक के बहुत सारे पिल्स खाने के कारण उस पर चिल्ला रही होती है। जैक कहता है कि आखिर तुम मुझसे चाहती क्या हो, इन पिल्स को खाना बंद कर दो ताकि वो जोकर वापस आके सब कुछ बिगाड़ दे। ऊपर से पता नहीं उस पागल के सर में जोकर का कौन सा भूत बैठ गया है। हार्ली जैक का कॉलर पकड़ के चिल्लाती है कि वो पागल नहीं है, मुझसे ज़्यादा पागल तो बिल्कुल भी नहीं। वो एक वुमेन है जिसने तुमसे प्यार किया और तुम्हें सब कुछ देना चाहा। उसे अंडर एस्टिमेट मत करो, उसे मेरी तरह अंडर एस्टिमेट करने की गलती मत करना। जैक कहता है कि मैं उसे हैंडल कर सकता हूँ, जिस पे हार्ली बताती है कि वो इस वक्त पूरे के पूरे एक सुपर विलेंस के आर्मी को कंट्रोल कर सकती है। इतना ही नहीं, उसे ये भी पता है कि तुमने उस अटैक में क्लेफेस का इस्तेमाल किया था। तुमने अच्छी कोशिश की जैक, पर अब समय आ चुका है कि तुम इसे किसी और को हैंडल करने दो, किसी ऐसे को जिसे इन सभी सुपर विलेन से निपटने का एक्सपीरियंस हो। जैक कहता है कि मैंने पूरा साल लगा दिया सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए कि गौतम को बैटमैन के तरीकों की ज़रूरत नहीं है, और तुम हो कि इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उसी का सजेशन दिए जा रही हो। जिस पे हार्ली कहती है कि शायद अब तुम्हें मान लेना चाहिए कि तुम गलत थे जैक। अगले सीन में हम देखते हैं कि पूरा का पूरा जीटीओ डिपार्टमेंट इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए इकट्ठा हुआ होता है। कमिश्नर गॉर्डन बताते हैं कि व्हाइट हाउस ने स्टेट ऑफ इमरजेंसी जारी करके नियो जोकर को नेशनल थ्रेट डिक्लेयर कर दिया है।
इसलिए वो यहाँ पर किसी भी वक्त पहुँचते होंगे। जैक चिल्लाता है कि हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, ये गौतम सिटी है और हम इसे अपने आप संभाल सकते हैं। गॉर्डन सबको समझा रहा होता है कि इस समय हमारे पास टाइम नहीं है। नियो जोको ने नीपेर से मिलने की डिमांड की है, फिलहाल हम सिर्फ मिलिट्री का इंतज़ार कर सकते हैं। पर वही अचानक जैक को कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो अपना सर पकड़ लेता है, पर धीरे धीरे उसकी स्किन वाइट हो जाती है। थोड़ी ही देर में उसके बाल भी हरे हो जाते हैं और हमें एक बार फिर से वो डरावनी हंसी सुनाई देती है। हम उसे वही देंगे जो उसे चाहिए।